Thank you, Neha, so much for joining us on Thinking Out Loud podcast. Samyak and I are super stoked to have you here. And we are waiting for the conversation that we'll be having with you on startups, your background in finance, your content creation journey, most importantly, and things forward from there. So thank you so much, Neha, for being here. Thank you guys. Thank you for inviting. I'm very excited to be here. Let's start. Sure. Samyak, please. Yeah. Awesome. So, Neha, just to start the conversation, right? Growing up, we always start with maybe the childhood and then go towards where you are right now. So, in terms of growing up, in terms of having a traditional household background, were you always like pushed to study and grow professionally, or was it the other way around? Uh, नहीं ऐसा नहीं था कि always push to study. मेरे अंदर fear था. I wanted to be independent. I come from a family where women were not that much literate and dependent. So I thought कि I don't want to be like them. I want to be dependent. I don't want to be dependent on someone else. So that was a desire by myself to become independent, and then family shifted from village to city. So it was a big change for me, and because we shifted from village to city, so parents thought like we are now in a city, so our children should get best education and they should focus on studies. So yeah, pressure was there and restrictions were also there, but the fear of being dependent was more there. So it wasn't like कि पढ़ो in the family, but it was like कि नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो शादी जल्दी हो जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो क्या ही करोगे फिर. तो वो डर ज्यादा था, एंड उसकी वजह से आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन एजुकेशन. जब हम गांव में रहते थे, लाइक मैं 12 या 13 साल की थी जब गांव से हम शहर आए थे. तो गांव में एजुकेशन कैसी होती है, कभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लिए, कभी हिंदी मीडियम में, कभी चाचा के यहाँ, कभी ऐसे. तो 6 क्लास तक मेरी ऐसे ही उल्टी सीधी एजुकेशन हुई थी, एंड आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट टिल देन कि मैंने कुछ पढ़ाई की भी है कि नहीं. तो उसके बाद जब यहाँ आए, थोड़ा बहुत ज्ञान आने लगा, मतलब समझ आने लगी कि हाँ, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है. और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आने लगी कि कॉन्फिडेंस को लेकर. यहाँ बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एनवायरनमेंट हो स्कूल में, तो खुद को बहुत लेफ्ट आउट सा फील होता था. तो ये एक और रीज़न था कि क्यों आई फोकस्ड मोर ऑन स्टडीज़. सो आई थॉट कि पढ़ लूँगी तो पैसा आएगा तो फिर फ्रीडम आएगी. तो आई वांटेड फ्रीडम मोर. मतलब ऐसा नहीं कि पैसा चाहिए था, पैसा इसलिए चाहिए था क्योंकि उससे फ्रीडम आती है, यू कैन डू Right. एनीथिंग. सो ये जो आप बोल रहे थे कि यू वांटेड टू स्टडी सो दैट आपको फ्रीडम मिले, तो उसमें वेयर योर फैमिली सपोर्टिव कि दे वर ओके कि यू गो अहेड एंड स्टडी, आप पढ़ लो, आपको जो पढ़ना है, वेदर इट्स ग्रेजुएशन, उसके बाद कोई डिग्री या जो भी है, कि दैट पार्ट टू कन्विंस देम आल्सो थोड़ा डिफिकल्ट था, कि इट वाज अ स्मूथ जर्नी? नहीं, इट वाज़न्ट स्मूथ. फैमिली का था कि या तो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर जॉब ही ना हो. उनको लगता था गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होती है. और एक ये भी रीज़न था कि जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, वहाँ पर प्राइवेट जॉब लड़कियों को नहीं करने देते शादी के बाद. तो मैंने, जब मैं 10th की थी तब से ये ओके। सुनना स्टार्ट कर दिया था कि भई अगर प्राइवेट जॉब होगी, तो फिर शादी के बाद तुम्हें कोई जॉब नहीं करने देगा. मतलब हम भले ही कितना अच्छे से उनसे बात करें, बट शादी के बाद वो तेरे को फोर्स करेंगे जॉब छोड़ दे, ये वो. तो घर पे वो माहौल था कि या तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब करो या कुछ करो ही मत. बट फिर जब 12th मैं क्लियर करने वाली थी, तो मेरे आसपास के जो लोग थे, जो हम रहते थे, वहाँ पड़ोस में ही कुछ लोग सीए कर रहे थे. तो उनको देखकर समहाउ मेरे पेरेंट्स कन्विंस हो गए कि हाँ भाई, सीए भी गवर्नमेंट जॉब जितना ही इम्पोर्टेंट है या उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है उसको. तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तू भी यार ये एग्जाम दे दे. मैंने एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया. तो फिर वहां तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी नहीं. फिर एक दो एग्जाम और दिए, वो क्लियर हो गए. बट जो उसके बाद जो एग्जाम था वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया. तो अब 3 साल मैं फिर उसमें थी, मतलब फेलियर वाले फेज में. मैं आर्टिकलशिप कर रही थी, मतलब सीए के अंदर काम तो कर रही थी, बट वो राइट। फेज था कि एग्जाम क्लियर नहीं होके दे रहा है, क्लियर नहीं होके दे रहा है. एंड देन 3 साल भी निकल गए. और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि यार, अब पेरेंट्स को क्या बोलूं मैं, क्योंकि मैंने 4-5 बार एग्जाम दिया था वो, और मेरा फिर भी क्लियर नहीं हुआ था. एंड देन
खुद पे भी सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आने लगता है, एंड जो साथ के लोग हैं वो सब आगे निकल गए हैं, एंड फैमिली पहले तो सोचती थी कि हो जाएगा शायद क्लियर, फिर धीरे-धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं हो पा रहा है इससे, तो उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बात करनी छोड़ दी। मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट यू इन राइट। द फैमिली, है ना? कि क्या ही करेगी, तो वैसा सीन हो गया था। तो एंड जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला फेस होता है, तो शायद जब तुम खुद पे ही ट्रस्ट नहीं करते हो, तो फैमिली के साथ भी थोड़ी बहुत अनबन होने लगती है। हम्म। तो सेम केस मेरा था, मेंटली हो या फिर करियर वाइज़ हो, प्रॉब्लम चल रही थी। बट देन आई थॉट कि यार इसमें अटकी नहीं रह सकती, 3 साल बहुत होते हैं, अब कुछ और हम्म। कर लेते हैं। तो आई थॉट कि यार जो सीए नहीं करते वो करते हैं एमबीए तो मैंने भी कहा कि चलो एमबीए कर लेते हैं, बट उसके लिए पैसे चाहिए थे और पैसे पहले ही मैं काफ़ी पेरेंट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर चुकी थी। तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि घर से बोलूँ कि एमबीए के लिए फीस दे दो। तो मैंने फिर बीपीओ में जॉब किया, उसके लिए कन्विंस करना भी ईज़ी नहीं था एक्चुअली में। उनको लगता था बी क्योंकि बीपीओ एक बैड टर्म थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो राइट। है ना? तो उनको कन्विंस वो करना भी कॉल बहुत सेंटर डिफिकल्ट, वाली फीलिंग आती है कॉल उसमें। सेंटर वाला फीलिंग आता है। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। बट आई थॉट कि यार अब थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, तो 2-3 महीने लगे कन्विंस करने के लिए। मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ दिए, बताया कितना पैकेज है, यहाँ पर है। तो फिर धीरे-धीरे जब कई महीने तक मैं पुश करती रही पेरेंट्स को, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कर ले। क्योंकि उनको लगता था कि यार अब तो शादी करनी है, एंड उन्होंने लड़का देखना भी चालू कर दिया था तभी से। तो वो मेरे अंदर बहुत डर था कि लड़का मिल ना जाए या बात बन ना जाए इनकी। राइट। तो फिर वहाँ मैंने जॉब की यार 1 डेढ़ साल, वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा कमाया। फिर मुझे ढूँढना था कोई कॉलेज जो मेरे बजट में हो। तो मेरे को फिर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आईपी में, दिल्ली में जो आईपी है उसमें एडमिशन मिला, और उसकी फीस ज़्यादा नहीं थी, और उसका जो ओके। प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो भी अच्छा था। तो मैंने आधी फीस खुद की जो कमाई थी उससे भरी, और आधी फीस फिर सेकंड ईयर में जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो पेरेंट्स ने खुद ही दी थी। उनको लगा कि यार चल इतना तो किया है इसने। तो ऐसे मेरी स्टडीज़ रही है एक्चुअली में। बट थैंकफुली एमबीए अंडरस्टैंड। के बाद मेरी प्लेसमेंट काफ़ी सही जगह हो गई थी, व्हिच वाज़ इनटू वेल्थ मैनेजमेंट। तो वहाँ से ओके। थोड़ी लाइफ बेटर हुई। तो मैं तो कहूँगी कि जब तक एमबीए नहीं था तब तक बहुत डिफिकल्ट था, उसके बाद लाइफ स्मूथ होती चली गई। तो ये आईआईएफएल वाला पार्ट है जहाँ पे आपको वेल्थ मैनेजमेंट का जॉब मिला, राइट? ओके। राइट, राइट, ओके। राइट। सो हाँ, सो इसमें आपने एक चीज बताई नहीं है, वो सेल्फ डाउट आ गया था, वो 3 साल इट डिड नॉट क्लियर। तो हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? हाउ डिड यू काइंड ऑफ यू नो सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ, और क्या किया आपने दैट इट मेड यू डू एमबीए एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो गई? डर था, बहुत बड़ा डर था डिपेंडेंट होने का कि शादी हो जाती है, एंड देन क्योंकि बचपन से जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वही यही सुनने को मिला था कि शादी के बाद काम ही करना है, तो पढ़ के क्या करेगी, है ना? तो घर घर का हाउस होल्ड का जो एनवायरनमेंट है वो भी ऐसा था कि यू शुड लर्न दीज थिंग्स, कुकिंग और क्लीनिंग, ये सब खुद तुझे आना चाहिए, अदरवाइज डिफिकल्टीज होगी। तो मैं जब छोटी थी मुझे बस लगता था कि यार बोलने दो इनको, मैं कभी ऐसे कुछ घर के काम नहीं करूंगी, आई विल हैव मतलब माय जॉब, माय बिज़नेस एंड एवरीथिंग। तो मेरे माइंड में हमेशा ये रहता था बोलने दो इनको, मैं कभी सुनती नहीं थी घरवालों की। तो मेरे राइट। घरवाले बहुत परेशान होते थे मेरे से कि इसका क्या ही होगा, इसको कुछ भी नहीं आता है, एंड शी इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड कि घर में क्या बातें हो रही है उसको सुनने में। तो आई वाज़ वेरी डिफरेंट एज़ पर माय फैमिली। तो बहुत स्टार्टिंग से ही जब से मुझे याद है तब से मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स मेरे से डिसअपॉइंटेड ही रहते थे क्योंकि जो वो चाहते थे मैं वो कभी करती ही नहीं थी। तो वो डर राइट। जो था ना, जो ऐसे बातें बोलते थे कि तुझे तो यही करना है, ये सीख ले या तेरी तो अब शादी हो जाएगी। तो ये जो बातें थी ना, ये मेरे को बहुत डराती थी। मुझे लगता था कि नहीं, 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 कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो 3 साल जब फेल होते रहे, तो उस 3 साल के दौरान घर में बहुत सारी बातें होती थी कि अब तो इतने साल की हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। तो वो डर की वजह से मेरे अंदर मोटिवेशन आया। अंडरस्टैंड। और अभी कैसे, अभी आपके पास अराउंड 20 लाख फॉलोअर्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म है, एंड यू हैव एवरीथिंग अ इन्फ्लुएंसर कुड आस्क फॉर। सो हाउ इज द माहौल नाउ एट लाइक योर हाउस, योर इन-लॉज हाउस, एंड एवरीवन? अरे दे आर सुपर प्राउड, लाइक मतलब 1 साल तक तो मैंने कंटेंट क्रिएशन किया था, उन्हें पता भी नहीं था मैं क्या कर रही हूँ, कुछ कमा भी रही हूँ कि नहीं कमा रही हूँ। बट आफ्टर 1 ईयर उनके आस-पास खुद लोग आके बताने लगे कि नेहा नागर आपकी बेटी है क्या, या आपके यहाँ की है ना? वही नेहा नागर है ना, जो यहाँ रहती थी ऐसे।
तो नाउ दे आर सुपर प्राउड, मेरे इन-लॉज भी, मेरे खुद के पेरेंट्स भी एंड आसपास के लोग भी। बट हाँ, काफी टाइम तक मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो करेक्ट, बाद में जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया। अंडरस्टूड, फेयर इनफ। सो नेहा, आपको मैं 2 फॉलो-अप क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। तो गिवन दैट मैं खुद एमबीए, आई हैव डन माय एमबीए, सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड रिलेट आपकी जर्नी, राइट? बट माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, लोग हमेशा एमबीए को एट्रीब्यूट करते हैं विद द पीपल दैट दे मीट इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, इन टर्म्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स, राइट? तो आपका एमबीए जर्नी, हाउ मच डिड इट कंट्रीब्यूट, like the people and the network contribute to your experience at IIFL and abhi in turn in your content creation? मतलब were there learnings from the B school that you are applying आज के दिन में? And secondly, similar question, but आपका जो time था at IIFL, right? How did that help you grow as a person? And again, those learnings put in your content creation journey. एमबीए को ना बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है एक्चुअली में, है ना? कि आपके पास डिग्री नहीं होगी तो या सक्सेसफुल हो पाओगे, या फिर एमबीए है तो क्या ही कर लोगे। बट मुझे लगता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एमबीए बहुत अच्छा है। और अगर आप राइट पीपल के साथ, सही लोगों के साथ नेटवर्क करोगे तो भी आपकी करियर में बहुत हेल्प कर सकता है। तो किसी का इंटरेस्ट है बिजनेस में तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बिजनेस के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हमें पढ़ाए गए हैं, सेल्स हो, प्रॉफिट हो, कॉस्टिंग हो, एवरीथिंग, है ना? और क्योंकि ये सब मैं सीए में पढ़ चुकी थी तो मेरे लिए काफी इजी था। मुझे लगता है कि सीए ना बहुत कुछ सिखाता है, वेदर यू हैव बिकम अ सीए और नॉट। आप बीच में छोड़ देते हो तब भी सीए बहुत कुछ सिखाता है। एक तो आप बार बार फेल हो गए तो उसकी वजह से आप बहुत मेच्योर हो जाते हो, और आप काफ़ी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हो अपने बारे में भी और करियर और दुनिया के बारे में भी, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो। तो वो जो 3 साल है उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया कि अभी मुझे जो प्रॉब्लम्स आती है मुझे लगता है मेरी लाइफ स्मूथ है, क्योंकि मैं बहुत कुछ देख चुकी हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सीए जिन्होंने किया है, बीच में छोड़ा है, वो एक्चुअली में बहुत कुछ देख चुके हैं लाइफ में। एंड फिर बात आती है एमबीए की। आपने एमबीए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। मुझे लगता है एमबीए में नेटवर्किंग प्लस आपकी पर्सनैलिटी, ये दोनों चीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे भी जो जो फेलियर की वजह से कॉन्फिडेंस नीचे गया था या फिर सेल्फ डाउट थे, वो सब क्लियर होने लगे जैसे-जैसे मैं एमबीए में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगी। अगर आप जा रहे हो कॉलेज और सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली वो इतना हेल्पफुल नहीं होगा इंडस्ट्री में या रियल वर्ल्ड में। बट अगर आप सारे जितने हमारे क्लब्स होते हैं, सीएसआर एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है, स्टार्टअप के लिए अलग से क्लब होता है, वहां आप ज्वाइन करते हो, वहां आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं, वो आपसे बात करते हैं। तो अगर आप बहुत अवेयर हो ना कि आसपास चल क्या रहा है, तो आपके लिए एमबीए एक्चुअली बहुत अच्छा है। फिर जब मैंने आईएफएल मेरी पहली कंपनी थी हमारी कॉलेज में जो आई थी, और वो स्टॉक मार्केट में थी। तो मैं फर्स्ट इंटरव्यू में इसी में बैठी थी। मुझे लगा कि या तो ये करना है मुझे या फिर कुछ और जॉब नहीं करनी है जो बाकी कंपनीज आ रही थी, क्योंकि मेरा इतना अच्छा कॉलेज नहीं था, मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि नेक्स्ट कंपनीज ऐसी आएंगी। तो मैंने कहा ये मुझे क्लियर करना है, क्योंकि फाइनेंस मेरा बैकग्राउंड रहा था हमेशा से। तो मुझे ये तो पता था करना कुछ है, वो करना जो भी है वो फाइनेंस में ही करना है। Correct. तो फिर आईएफएल में तो एकदम दिमाग खुल गया मेरा, क्योंकि एक तो अलग से पूरा स्टॉक मार्केट बहुत डिफरेंट दुनिया है, एंड देन उसके अंदर वेल्थ मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट दुनिया है। तो वेल्थ मैनेजमेंट में अब स्टार्टिंग में जो मुझे काम दिया गया था वो था क्लाइंट मीटिंग, कि जाओ समझो क्लाइंट का पोर्टफोलियो, समझो क्लाइंट ने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, क्यों इन्वेस्ट किया है, उनके क्या वर्स्ट एक्सपीरियंसेस रहे। तो जनरली जब हम मीटिंग्स पे जाते थे तो सबसे पहले तो वो हमेशा नेगेटिव, 2018 की बात है, ऑल्दो इतनी बुरी भी नहीं थी मार्केट, बट हमेशा नेगेटिव टोन पे हमारी मीटिंग शुरू होती थी कि भाई मैंने इन्वेस्ट किए थे, अभी तक मेरे उतने ही है, इतना बड़े है। और वो कुछ अपने बैड एक्सपीरियंसेस बताते थे कि मैंने इस वाली वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को इतना पैसा दिया था मैनेज करने के लिए और उसने मुझे देखो 5 साल में क्या ही रिटर्न दिया है ना? तो हमेशा नेगेटिव टोन में ही मीटिंग शुरू हो रही है। तो अब उसको नेगेटिव से तुम पॉजिटिव कैसे लेके जाओगे? कैसे उसको कन्विंस करोगे कि भाई जो तुम्हारे पुराने बैड एक्सपीरियंसेस है स्टॉक मार्केट से या फिर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से, उसको उसको हम कैसे डिफरेंट बना सकते हैं? तो एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब थी और मुझे बहुत मजा आने लगा। तो जैसे मैं फर्स्ट डे गई, फर्स्ट डे क्लाइंट ने बताया कि उसके साथ 90s में ऐसे हुआ था। तो फिर मैंने घर जाके वो पूरा पूरा पढ़ा कि 90s में पूरा कैसे क्या हुआ था।
और जो सर ने मेरे साथ एक सर जाते थे स्टार्टिंग में, उन्होंने क्या रिप्लाई किया, तो मैं क्या उसमें एडिशन कर सकती थी। तो स्टार्टिंग की 2-3 मिनट मीटिंग से मैं थोड़ा बहुत बोलती थी, फिर क्योंकि मैं यंग बहुत थी, दूसरी और मैं एक लड़की थी, ज़्यादातर वेल्थ मैनेजमेंट लड़कियाँ नहीं थी, तो उनका रिएक्शन थोड़ा-सा अजीब-सा होता था कि क्या बोल रही है ये? तो मुझे भी लगता था कि ओह शिट! थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा। तो मैं सर के साथ डिस्कस करती थी फिर, जैसे हम मीटिंग से वापस ऑफिस जा रहे हैं या घर जा रहे हैं, तो हम पूरा डिस्कशन। तो मेरा जो ये 1 डेढ़ साल निकला था ना आईएफएल में, पूरा वेल्थ मैनेजमेंट, पूरा स्टॉक मार्केट कि ये हो गया था। सर अपनी कुछ कहानी बता रहे हैं उनको। फिर धीरे-धीरे कुछ मीटिंग्स के बाद मैं खुद अकेले भी भेजने लगे मुझे सर कि अब ना तू खुद ही जा। फिर खुद अकेले मीटिंग करके आना। तो वो जो फर्स्ट मीटिंग तुम अकेले करके आते हो ना, भले ही तुम्हारी अच्छी गई, बुरी, बट तुम उनके साथ 1 घंटे बैठे रहे, उससे मेरा कॉन्फिडेंस एकदम यहाँ हो गया। मैंने कहा अब तो मैं कुछ भी कर लूँगी। तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया 1-2 मीटिंग से। एंड देन उसके बाद पूरा 1 साल हो गया, मेरे पास कोई डील नहीं आई। डील मतलब कि किसी ने मेरे को चेक नहीं दिया वेल्थ मैनेज करने के लिए। अब सर को मेरे ऊपर ट्रस्ट था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू यू आर वेरी यंग एंड इट्स योर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द करियर, कुछ ना कुछ कर लेगी। तो वो एकदम वो पीक होता है ना कि यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हो सकती है करियर वाइज। तो उस वक्त मुझे एक क्लाइंट मिले, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मेरे ऑफिस के बहुत ही पास रहते थे। तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही ज़्यादा स्टॉक मार्केट को लेके या तो एकदम इन डेप्थ में जानते होते हैं, या फिर उनको लगता है कि बस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लो एंड दैट्स इट, है ना? तो 2 टाइप के चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे मिलते थे जब भी क्लाइंट्स के रूप में। तो वो जो क्लाइंट थे मेरे, वो थोड़े एज ज़्यादा थी उनकी। तो मुझे पहले से ही थोड़ा बहुत पढ़ के गई कि ये ना बॉन्ड्स के अलावा किसी मानने नहीं वाले, तो इनको बॉन्ड्स ही बताते हैं कि आप ये करो। तो हमारा आईएफएल का खुद का एक एमएलडी आया था, बॉन्ड डिबेंचर आया था, तो वो मैंने उनको सजेस्ट किया और फिर मैंने उनके साथ 2 मीटिंग और करी। उन्होंने फिर अपने बेटे से भी इंट्रोड्यूस कराया मुझे, क्योंकि अब उनका सब कुछ उनके बेटे मैनेज कर रहे थे। फिर जब मैं फिर एकदम वो ऐसे हो गए, आई डोंट नो, उनका थोड़ा अलग ही नेचर था कि भई उनको करना ही नहीं है इन्वेस्ट। मतलब वो 3 मीटिंग में मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, बस चेक नहीं दे रहे हैं, हाँ नहीं भर रहे हैं। तो सर भी पूछते थे कि नेहा क्या चल रहा है? तो मैंने कहा सर मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि मैं उन्हें समझ नहीं पा रही थी कि वो किस टाइप के क्लाइंट है। बट एक दिन फिर उनका खुद ही कॉल आता है कि नेहा अगर आप ऑफ़िस, क्योंकि हमारा ऑफ़िस बहुत पास था, सीपी में ही उनका ऑफ़िस था, हमारा ऑफ़िस भी सीपी में ही था। तो उन्होंने कहा 1 मिनट आना। मैं गई उनके ऑफ़िस और उन्होंने चेक रखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे चेक दे दिया और वो चेक 1 सीआर का था। तो मैं पहले देख रही थी, मैंने कहा ठीक है, मैं चेक लेके आ गई और फिर मैंने सर को दिखाया, सर एकदम चिल्लाने लगे, क्योंकि सर को लगा कि ये सबसे यंगेस्ट है और उनके बहुत हाई होप्स थे। और जो सर के सर है, जो हमारे मतलब ज़ोनल हेड थे आईएफएल के, तो वो शायद सर को बहुत प्रेशर करते होंगे कि यार ये लड़की कर क्या रही है। पर उनको जब चेक दिखा, वो सीधा उनके पास गए, जयंत सर के पास गए कि देखो इसने 1 सीआर का उठाया है। तो ये फर्स्ट मेरा वो था, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, बट इवेंचुअली मैंने डील्स क्रैक करनी स्टार्ट कर दी। फिर धीरे-धीरे एक और इंटर्न मुझे मिला, फिर मैं उनके साथ मीटिंग पे जाती थी। फिर पोर्टफोलियो प्रॉपर मैनेज जो करते हैं वो करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो मतलब मुझे अभी भी सोच के काफ़ी अच्छा लगता है। वो मीटिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग होती थी एक्चुअली में, क्योंकि हर टाइप के लोग मिलते थे। और पहले जब स्टार्टिंग में मीटिंग पे जाती थी, मुझे लगता था कि यार स्टॉक मार्केट में इतना लोग खर्च मतलब इन्वेस्ट करते हैं? इतना लोग, मतलब इतना ज़्यादा? तो कुछ कंस्ट्रक्शन वाले मतलब उनका कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था, तो उनका पोर्टफोलियो देख के मैंने कहा उफ़! इतना सारा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एंड देन आल्सो कि उनका पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट में है, कि उनको कुछ रिटर्न मिल रहा है, बट वो स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग देयर इन्वेस्टमेंट। तो उससे मुझे बहुत ट्रस्ट आने लगा स्टॉक मार्केट पे। एंड जो 1.5-2 साल में मैंने पढ़ा, लोगों से मिल के बातें की, तो उससे मतलब मेरे को प्यार सा हो गया स्टॉक मार्केट से। करेक्ट, तो ये करेक्ट। क्या है प्लीज हमें। सो सो आई थिंक ये नेटवर्किंग वाला जो पार्ट होता है, व्हेन आप किसी से बात करते हो, कुछ सीखते हो, दैट दैट हेल्प्स अ लॉट आई फील। कोई भी जर्नी में, वेदर इट्स रिलेटेड टू वेल्थ मैनेजमेंट और जनरली व्हेन यू आर डूइंग अ स्टार्टअप या कंटेंट क्रिएशन, सो ये बहुत हेल्पफुल है। एंड ऑब्वियसली
एक बार जब आप वो टॉपिक पे डिग करने लगते हो, then you yourself like start falling in love with whatever it is, be it stock markets or be it creation, be it any job. So I think very, so I am assuming नेहा ये रोल आपका वो RM असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर या RM का रोल होगा, जहाँ पे you kind of meet get clients on board and like that, right? यस इट वाज आरम। तो हमारे यहाँ कहते थे कि यू आर प्लांटिंग अ ट्री, मतलब अगर तुम एक क्लाइंट से बात कर रहे हो ना, तुम अभी सिर्फ एक बीज बो रहे हो, क्या पता वो ट्री बड़ा हो जाएगा और फिर आपको फल देना स्टार्ट करेगा। तो रेफरेंसेस की वजह से पूरा पूरा क्लाइंट बेस बनता था, जिनका भी जो भी सीनियर आरएम थे, वेल्थ मैनेजर्स थे हमारे यहाँ। तो नेटवर्किंग का ही यूज था, स्पेशली इस बिजनेस Yes, में। तो वेल्थ मैनेजमेंट में yes, पूरा नेटवर्किंग का ही correct, बिजनेस है। कोई ट्रस्ट वर्दी आप पे ट्रस्ट करेगा तभी वो 2 लोगों को और रेफर करेगा, तो आपको right, उनका रिटर्न लाके देना है। आपको अगर वो 2 right, लाख का चेक दे रहे हैं या फिर 2 करोड़ का, बट आपको फिर उसमें रिटर्न कमा के देना है उनको, तभी आपको correct, पेड़ पूरा फलेगा। तो right. ये मतलब पूरा एक्सपीरियंस था मेरा आईएफएल का। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी फिर कब स्टार्ट की बेस्ड ऑन ऑल दिस? मैंने स्टार्ट कर दी थी 2-3 महीने में ही, क्योंकि जब मैं मीटिंग पे जाती थी यार, लोग करोड़ों लगा रहे हैं। मतलब राइट, उनका मेन बिजनेस कुछ होता था, बट वो अपना जो भी बिजनेस से थोड़ा बहुत बचा पा रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा तो पूरा मतलब जो जो लोगों से इंटरेक्शन होता था वो वैसे ही थे, जो वेल्थ मैनेज इन्वेस्ट करते थे। तो मुझे लगा कि मेरे को भी जल्द से जल्द करना चाहिए। तो मैंने, बट मुझे क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट क्योंकि मैं उस सेगमेंट में आ गई थी जहाँ मेरे आसपास सारे ब्रोकर्स वगैरह बैठते थे। तो जो मेरा ऑफिस था ना, उसमें ऐसा नहीं था कि वेल्थ मैनेजर का अलग डिपार्टमेंट है, रिसर्च का अलग है। सारे एक ही फ्लोर पे बैठ रहे होते थे। ओह ओके, तो यू कैन इंटरेक्ट विद एवरीवन, रिसर्च वाले हो, आईटी वाले हो और ब्रोकर। तो मेरे एकदम बाजू में ब्रोकर्स बैठते थे। तो अरे हाँ, तो वो डिस्कस करते रहते थे स्टॉक्स के बारे में, ये बारे में। तो फिर मैं अपने बॉस से पूछती थी कि इसका क्या सीन चल रहा है, मतलब क्या है ये? तो पूरा एक्सपीरियंस बताते थे। तो उनके ना कुछ फेवरेट स्टॉक्स थे, जिनका वो हर एक क्लाइंट के सामने नाम लेते थे, या फिर मुझे बताते थे कि इसमें इतना पोटेंशियल है। तो मैंने फिर वो 4-5 स्टॉक खुद रिसर्च किया और उसमें थोड़ा बहुत पैसा डालना स्टार्ट किया। तो जैसे महीने का अगर मुझे इतना एक्स अमाउंट मिल रहा है, तो उसका 5% या 10% स्टार्ट करना, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करना चाह राइट, रही थी कि एकदम स्टार्टिंग में, बट 5-10% से मैंने स्टार्ट किया। तो डायरेक्टली जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी वो थी तो मेरी स्टॉक्स के थ्रू, अदरवाइज़ वो म्यूचुअल फंड होनी चाहिए थी, बट थैंकफुली मैंने स्टॉक के थ्रू करी थी। मतलब राइट, जनरली हम गाइड करते हैं ना बिगिनर्स को करेक्ट। कि म्यूचुअल फंड के थ्रू करो आप इन्वेस्टमेंट्स, बट वो मेरी भी स्टॉक्स के थ्रू इंडेक्स थी। म्यूचुअल फंड्स ही करो और किसी में मत करो। करेक्ट, 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 करेक्ट। बट क्योंकि मैं इतना आस-पास बस स्टॉक्स के नाम सुन रही हूँ, उनके बारे में रिसर्च कर रही हूँ, तो काइंड ऑफ आई एम इनटू दैट बिज़नेस कि हाँ, मैं डायरेक्टली स्टॉक से स्टार्ट कर सकती हूँ। बट अगर कोई आईटी वाला है या फिर कोई टीचर है, तो उनके पास शायद इतना टाइम ना हो कि वो इतना रिसर्च कर सके, तो उनके लिए राइट, इंडेक्स फंड बेस्ट है, जैसे आपने कहा। करेक्ट, करेक्ट, मेक्स सेंस। तो अभी थोड़ा गियर स्विच करते हैं एंड नाउ आई वांट टू नो कि आपने आईएफएल के बाद ईदर यू क्विट योर जॉब और यू वॉलंटरली वांटेड टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? व्हाई डिड यू मूव आउट ऑफ आईएफएल एंड हाउ डिड यू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी? यार आईएफएल में काफ़ी सही चल रहा था, लाइक जो कमीशन मिलता है हमें वो भी ठीक मिलने लग गया था, एंड सैलरी भी ठीक इंक्रीमेंट हो गया था। बट फिर क्योंकि मेरी एज हो गई थी 20 प्लस से काफ़ी, 1-2 मतलब काफ़ी ठीक-ठाक, तो पेरेंट्स को मैं नहीं सँभाल पाई कि मुझे लगा कि यार अभी तक तो मैंने उनको रोक लिया, फिर वो शादी के पीछे पड़ गए। तो कुछ पर्सनल रीज़न था, मतलब जैसे मुझे लगा कि यार कि अगर जो जहाँ मेरी शादी होने वाली थी वो ग्रेटर नोएडा का एरिया था और मैं जॉब करती थी सीपी में। तो अप डाउन करने में मुझे प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा लोग फ़ोर्स ना करने लगे, तो मैंने कहा खुद का ही कुछ करते हैं स्टार्ट। तो और ज़्यादातर जो भी क्लाइंट से मैं मिलने जा रही हूँ, जो मुझे लग रहा है काफ़ी वेल्दी है, या तो 2 तरह के क्लाइंट थे, या तो फैमिली वेल्थ है। ये पापा का बिज़नेस था चांदनी चौक में, उन्होंने सँभाल लिया, या फिर उन्होंने खुद से बिज़नेस स्टार्ट किया। जॉब सैलरी वाले बहुत ही कम मिलते थे हमें। तो मुझे लगा यार अपना कुछ अगर ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए अपना बिज़नेस करना ज़रूरी है। अब मेरे को जो थोड़ा बहुत 3-4 साल मैंने प्रैक्टिस करी है, जॉब करी है सीए के अंडर, उसमें टैक्सेशन पढ़ा था मैंने। तो मैंने कहा इसमें स्टार्ट करते हैं और इतना डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत सीरियस हो गई कि मुझे ये ही करना है। मैंने बस
ट्राई करने के लिए वेबसाइट बनवाई। मेरा भाई वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा था। मैंने कहा तू ही बना दे मेरी वेबसाइट। तो उसने वेबसाइट बनाई, गूगल मैप पे हमने अपने आप को रजिस्टर किया और मेरे को कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई। तो क्योंकि गूगल मैप भी इतना ट्रैफिक नहीं था उसपे, मतलब अगर तुम सर्च करो ना टेक्स कंसल्टेंट इन दिस एरिया तो हार्डली कुछ ही नाम आते थे। अब तो राइट 20 आते हैं, अभी भी मैं चेक कर देती हूँ, अभी तो 20 आएंगे, बट उस वक्त 5-6 ही आते थे। हर कोई अपने आप को रजिस्टर नहीं करता था 2018 के आसपास। तो वहां से फिर मुझे कॉल्स आने लग गई। जॉब मैंने छोड़ी नहीं है, बट कुछ ना कुछ बैकअप मुझे मिल गया है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब शादी जब बिल्कुल पास आने लगी तो मैंने सर को बता दिया था, मतलब जो रेजिग्नेशन है वो दे दिया था कि वो मतलब मैं छोड़ सकती हूँ जॉब, क्योंकि अगर मुझे जॉब करनी भी होगी तो फिर या तो घर के आसपास करूंगी या फिर कुछ करते हैं, अभी अभी रिस्क लेने का टाइम है, ऐसा मैंने सोचा। तो क्लाइंट्स भी आ रहे थे तो मुझे लगा यार एक बैकअप तो है ही मेरे पास, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने जॉब छोड़ दी, शादी भी हो गई, अपना बिजनेस ठीक चल रहा था, मतलब कॉल्स आने लगी। एंड थैंकफुली मैं तो कहती हूँ कि मेरी जो बेस्ट लाइफ है वो शादी के बाद शुरू हुई थी, क्योंकि मैं जो सोचती थी रिस्ट्रिक्शंस, अपनी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, वो सब चली गई। क्योंकि ऑल्दो मेरी इन लॉज है तो प्रॉपर विलेज से, एंड वो एजेड भी है, बट उनकी सोच काफी, मतलब मेरे पे जो हमारे यहाँ के फैमिली मेंबर्स है उनसे काफी ब्रॉड है ना। ओके तो मुझे काफी काफी खुशी हुई कि यार यहाँ पर चीजें थोड़ी अलग है, तो ज्यादा फाइट नहीं करना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे कि अगर मेरी जॉब दिल्ली में लगी थी सीपी में, तो उसके लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना, ऑल द पेरेंट्स बहुत खुश थे कि यार लड़की खुद कमा रही है, बट काइंड ऑफ क्योंकि वो गांव से शहर आए थे तो उनके दिमाग में था कि यार कुछ गलत ना हो जाए, तो वो डरते थे मेरे पेरेंट्स, है ना। तो बट यहाँ की चीजें उल्टी थी, तो देवर लाइक कुछ भी करना है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है दीपक मतलब वो कुछ सब कुछ संभाल लेते थे, मैं सिर्फ उनको बोलती थी, वो आगे बोलते थे पेरेंट्स को, एंड देवर प्रीटी ओके विद एवरीथिंग। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है। अब फिर ठीक ठाक क्लाइंट मिल रहे हैं मेरे को, मैंने आर्टिकल्स रख लिए कुछ बचे, और अपना एक ऑफिस भी ले लिया। मुझे लगा यार इतने क्लाइंट आ जाएंगे कि मैं रेंट वेंट निकाल दूंगी। और एक टाइम पे काफी कॉल्स आने लगी, लाइक जो हमारी लिस्टिंग होती है उस पर टॉप पे मेरा पेज आने लगा। तो आप ये तो प्रैक्टिस कर रहे थे कि खाली कंसल्टिंग, ये टैक्स कंसल्टेंसी कंसल्टिंग, का? कंसल्टिंग ओके आउटसोर्स कर ओके देना। हाँ, जैसे आईटीआर है, जीएसटी, वो तुम खुद कर सकते हो, बट करेक्ट अगर आपको ऑडिट करनी है या फिर आपको हाँ कंपनी बनानी है ना, तो फिर आउटसोर्स कर दो। क्योंकि ओके मेरा ग्रुप पूरा सर्कल ही ऐसा था, हम्म सीए का फ्रेंड्स है, एंड देन मेरे हस्बैंड भी हम्म सीए है, तो वो मेरे को डबल ओके बेनिफिट हो गया। हाँ, वाह तो आउटसोर्स कर देना। तो काइंड ऑफ मैंने पूरा एनर्जी मार्केटिंग पे लगाया अपना, और आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया। अब देन फिर प्रॉब्लम हुआ कि लॉकडाउन, मतलब कोविड आ गया, और उसके बाद बिल्कुल ही सारे बिजनेस ठप हो गए। तो कौन ही अपना आईटीआर कराएगा, कौन ही अपना जीएसटी लेगा नया, जो जीएसटी ले भी चुके थे उनके कॉल आ रहे हैं कि मैडम बंद करना है। तो मैंने कहा यार कुछ और करना पड़ेगा। तो बट अल्टीमेट एम था कि यार इसको कुछ ना कुछ मतलब करना यही है टैक्स फॉर्म, ये नहीं था कि ये बंद करूंगी या कुछ और करूंगी, था राइट यही कि इसको प्रमोट करती हूँ। क्योंकि ये जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में ना रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, बट टैक्स कंसल्टेंट के सारे लोग क्या करते हैं, खुद बिजनेस लेके आते हैं फिर आउटसोर्स कर देते हैं, जो भी उनके राइट नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, है ना। तो ये काफी मतलब काफी सही बिजनेस है ये भी, और काफी मेरे पास क्लाइंट्स बहुत आने लगे। फिर लॉकडाउन लग गया तो प्रॉब्लम हुई कि फिर कॉल्स भी आनी कम हो गई, और कॉल्स कम हो गई प्लस फिर रेंट भी भरना था। देन उसके बाद फिर इनसिक्योरिटीज भी बहुत बढ़ने लग गई, क्योंकि ये जरूरी था कि मैं खुद का कुछ करूं, ये नहीं कि अपना हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाऊं या फिर अपने पेरेंट्स पर। क्योंकि जब आप शादी हो जाती है तो आपके पास ना इतना प्रेशर या फिर इतनी ये फीलिंग कम आती है कि तुम्हें खुद का कुछ करना है, सब कुछ तो तुम्हें मिलता है, एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर अर्निंग, बस। राइट लेकिन वो इंडिपेंडेंस चाहिए होता है, फ्रीडम चाहिए होता है उसका, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना था। तो अब जैसे हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं टिकटॉक वगैरह, क्योंकि उस वक्त बहुत पॉपुलर था टिकटॉक, तो मैंने देखा यार जितना भी कंटेंट है, एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, इंफोटेनमेंट बहुत कम है। अगर इंफॉर्मेशन का है भी ना तो वो सारा वैसा है जनरल नॉलेज वाला, कुछ पर्टिकुलरली जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वैसा मुझे कुछ कंटेंट नहीं दिखा, स्पेशली टिकटॉक पर।
तो मैंने कहा यार यूट्यूब पे तो है, बट यूट्यूब पे खुद से सर्च करने पर ही वो कंटेंट आपको दिखेगा। बट टिकटॉक का एल्गोरिथम तो ऐसा था ना कि आप स्वाइप कर रहे हो और आपको दिख गया और आप रुक गए। तो हर किसी तक वो कंटेंट पहुंच रहा है किसी ना किसी तरीके से, है ना। यूट्यूब पे जाओगे तो सर्च करोगे, जिसका इंटरेस्ट है, सिर्फ जिसका इंटरेस्ट है वही, उसी को वो कंटेंट दिखेगा। बट टिकटॉक पे तो रेंडमली किसी को भी कुछ भी कंटेंट दिख सकता है ना। और इंटरेस्ट होगा तो फिर बार बार दिखेगा, अदरवाइज वन टाइम तो उसको दिखेगा ही। तो आई थॉट कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं हम। जब मुझे फाइनेंस का बिल्कुल कंटेंट नहीं दिया, क्योंकि जब क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कंपटीशन बहुत है, तो वो माइंड में हमेशा रहता है कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, कुछ भी करना है। तो यूट्यूब स्टार्ट करने से मैं इसलिए डर रही थी कि यार हर टाइप का तो कंटेंट अवेलेबल है फाइनेंस में, है ना। प्रांजल सर थे, रचना मैम थी, ये दो पर्टिकुलरली मैं देखती थी उस वक्त। एसटी हो गई। तो मुझे लगता है कि यार ये लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, मैं इनसे हट के क्या ही कर सकती हूँ, है ना। तो मैंने कहा शॉर्ट वीडियोस पे कुछ नहीं है, तो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे मैंने बनाना चालू किया। पहला वीडियो था आईटीआर से रिलेटेड, इनकम टैक्स रिटर्न। एंड देन उसी वक्त, क्योंकि लॉकडाउन के आसपास गवर्नमेंट ने पूरी जो घोषणाएं करी थी, एमएसएमई पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, एंड काफी सारे लोन्स एमएसएमईज को गवर्नमेंट दे रही थी कम इंटरेस्ट रेट पर या फिर कोलेटरल फ्री। तो लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि वो कैसे अवेल करे, है ना। तो लेटेस्ट टॉपिक पे ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अब फिर जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया आरटीआर पे, सेकंड जीएसटी पे, थर्ड मैंने एमएसएमई पैकेज पर। अब मुझे लगा कि यार ठीक है, सबको सब कुछ पता ही तो होगा। तो बट वो वीडियो वायरल तो हुई, लेकिन उनके जो मैंने कमेंट देखे ना, वो ऐसे थे कि लोगों को आईटीआर का मतलब भी नहीं पता। तो यू हैव टू टेल फुल फॉर्म भी आईटीआर की कि इनकम टैक्स रिटर्न क्यों और कैसे भरवाना है। मैं तो सिर्फ डेट बता रही थी कि भाई कोविड की वजह से ऐसे ऐसे हो गया है, मतलब तुम्हें एक्सटेंशन दिया गया है डेट्स का, है ना। अब लोग पूछ रहे ये होता क्या है, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार कितना कितना गैप है फाइनेंशियल लिटरेसी का इंडिया में, है ना। तो तब मुझे और होप जगी कि यार कुछ कर सकती हूँ इसमें मैं। और मैं बताती हूँ अब आपको कि ये चीजें क्या होती है। तो स्टार्टिंग मेरी ऐसे हुई, एंड देन कंटिन्यू मैंने ऐसे किया कि कमेंट्स देख के मैं सारी वीडियोस नेक्स्ट बनाने लगी। स्टार्टिंग मतलब मेरा एम यही था कि यार लोगों को कंफ्यूजन है। जैसे मेरे पास क्लाइंट के कॉल आते थे कि मैडम ये एमएसएमई का लोन इतने सस्ते पे कैसे मिलेगा ये कोलेटरल फ्री कैसे मिलेगा। तो मुझे लगा ये किसी को भी नहीं पता होगा, इसीलिए मैंने पहली जो 2-3 वीडियोस थी आईटीआर, जीएसटी और एमएसएमई पे बनाई थी। फिर कमेंट पढ़े, फिर धीरे-धीरे स्टॉक मार्केट की क्वेरीज आने लगी। तो ये पहले महीने की बात है। अब मुझे ना, जैसे आपकी फर्स्ट वीडियो हिट हो जाती है, आपने फर्स्ट बनाई, फर्स्ट ही उठ गई, तो आपके अंदर एकदम से आग सी जगती है ना, यस तुम कुछ कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो वैसा मेरे साथ हुआ। अब फिर मैंने डेली 2-2 वीडियोस, कभी 2 बना रही हूँ, कभी 3 बना रही हूँ। और उस वक्त क्योंकि वो लॉकडाउन का टाइम था ना, तो ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था। टिकटॉक पे स्पेशली बहुत ट्रैफिक ज्यादा था, स्पेशली टियर 2, 3, 1 से टियर 1 वाले भी आ गए थे पहले जो नहीं थे, क्योंकि वो लॉकडाउन में फ्री है तो वो देख ही रहे हैं। तो मेरा फाइनेंस का कंटेंट इस वजह से भी चल पड़ा क्योंकि लॉकडाउन था, है ना। और जैसे हमने बाद में न्यूज पढ़ी है सारी की हर हर महीने 10 लाख डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं लॉकडाउन में, तो 2020 में। एंड देन 2021 में भी ऑलमोस्ट ये कंटिन्यू था ट्रेंड। तो वो चीजें तो बाद में पता लगी, बस फर्स्ट तो यही था कि बता देती हूँ लोन कैसे मिल रहा है सस्ते में। फिर क्वेरीज आती गई कि ये बताओ, आईपीओ बताओ, एफपीओ बताओ। फिर वो क्वेरीज के अकॉर्डिंग मैंने वीडियोस बनानी चालू करी। अब फर्स्ट महीने में मेरे 1 लाख हो गए, दूसरे महीने में 2 लाख हो गए, तीसरे महीने में 3 लाख। अब मेरे अंदर पूरा जज्बा था, पूरा मोटिवेशन था कि यार अब तो मेरा सब कुछ मतलब पूरा, पहले ये संभाल लेती हूँ फिर बाकी चीजें देखती हूँ। अब फिर प्रॉब्लम क्या हुई कि आई थिंक तीसरा महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरे 3,22,000 हो गए थे। बट फिर ये बंद हो गया क्योंकि जुलाई में, हाँ जुलाई के एंड में या जून के एंड में शायद ये बंद हो गया था। तो उस वक्त मेरे को बहुत धक्का लगा क्योंकि मैं और कुछ तो किया ही नहीं मैं पूरा डिपेंडेंट हो गई, भूल गई कि मेरे पास क्लाइंट भी आने चाहिए। ऑल्दो मेरा पहला एम था कि क्लाइंट आने चाहिए, तो मैं ना हर एक वीडियो के एक कोने में अपनी वेबसाइट का नाम लगा देती taxationhelp.in, सो दैट लोग जाए और कॉल करे। बट होता क्या था कि कॉल्स ज्यादा क्वेरीज की आती थी रादर देन क्लाइंट्स की, तो कन्वर्जन रेशियो कम था। तो मेरा फोकस थोड़ा कम हो गया कि मुझे कन्वर्जन चाहिए, मेरा फोकस ज्यादा हो गया कि मेरे पास सभी व्यूज आने चाहिए, पहले ब्रांड बन जाऊं फिर बाद में देखती हूँ क्या करना है, कन्वर्जन का या फिर टैक्सेशन हेल्प का। तो फिर वो टिकटॉक बंद हो गया, तो वो एकदम से धक्का लगा। और वो वाला पीरियड था जब सुशांत सिंह राजपूत का भी सुसाइड वाला केस आया था।
तो वो भी एक बहुत बड़ा शौक था क्योंकि मेरे वो फेवरेट थे। और एक्चुअली में वो मेरे को थोड़ा डिप्रेशन सा पीरियड लगा खुद के लिए भी, प्रोफेशनली भी देखूं और या फिर एक फैन की नजर से भी देखूं। तो वो एक हफ्ता पूरा बहुत ही अजीब सा गया मेरा। तो मुझे ऐसा होता है ना कि कुछ हाथ आया और वो चला गया एकदम से। तो वो बेकार सी फीलिंग थी, बट क्योंकि ऑलरेडी इतना फेलियर देख चुकी थी तो मुझे पता था कि रुकना तो है नहीं, कुछ और करते हैं। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। तो तभी मैंने फिर यूट्यूब चैनल बनाया, इंस्टाग्राम चैनल बनाया, जितने भी सारे प्लेटफॉर्म थे सब बनाए। तब मुझे रियलाइज हुआ डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, कि आपको, है ना, जो हम फाइनेंस में भी सबको सिखा रहे होते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार करियर में भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और तो फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब पे 1-2 वीडियो डाली, बट वो नहीं चली। फिर थैंकफुली आई थिंक 15 दिन का भी नहीं गैप हुआ था, 10 दिन का ही गैप हुआ था, रील लॉन्च कर दिया था इंस्टाग्राम ने। तो मेरे अंदर फिर से मोटिवेशन आ गया। अब तो डर तो था कि यार पहले तो सपोर्ट किया मुझे एल्गोरिथम ने, अब करेगा कि नहीं। बट अगेन क्योंकि वो 10 लाख हर महीने नए अकाउंट खुल रहे थे, नए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे थे, तो इस वजह से। और उस वक्त फाइनेंस, जो पर्टिकुलर फाइनेंस में कोई बना रहा हो कंटेंट शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे, ऐसा मुझे कोई दिखा नहीं था उस वक्त। ये जो फर्स्ट के 4-5 महीने थे रील्स पे। तो इस वजह से मुझे वहां पे भी हर महीना 1 लाख, जैसे टिकटॉक पे 3 लाख हो गए 2.5 महीने में, वहां पे मेरे मेरे ऐसे ही हो गए थे 2-3 महीने में 2.5-3 लाख। अब फिर ठीक है, फिर 600 के तक भी मैं आ गई आराम से। अब फिर क्या हुआ कि फिर मुझे और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स दिखने लग गए, जो शायद पहले से ही बना रहे हो लेकिन मुझे कभी नहीं दिखे, या उनके नहीं थे उतने फॉलोअर जितने मेरे थे, बट मुझे और दिखने लगे। तो वहां से थोड़ा बहुत अपने आप को फिर मैंने चेंज करना स्टार्ट किया कि यार अभी तक मैं मेन पूरा फाइनेंस का डीप नॉलेज दे रही, थोड़ा अब एंटरटेनमेंट लाना भी जरूरी है। तो फिर मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया, म्यूजिक पे वीडियोस बनाने। पहले मैं डायरेक्टली ऐसे प्रॉपर, क्योंकि मैं थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, वेल्थ मैनेजमेंट, तो मुझे लगता है लोग सीरियस इंफॉर्मेशन ही ग्रैब करने आ रहे हैं। बट जैसे जैसे फिर एल्गोरिथम लोग नए नए लोगों को तुम्हारे सामने पुश करता रहता है, वो और अच्छा कंटेंट बना रहे होते हैं तुमसे, तो तुम्हें लगता है कि यार यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। तो और फिर जो भी वीडियोस थी ना, काफी सारे जैसे कॉमेडी के, जो पहले कॉमेडियन थे या फिर नॉर्मल जो वीडियोस बना रहे हैं, वो सब सब म्यूजिक वाली वीडियोस चूज करने लग गए, क्योंकि इंस्टाग्राम ना म्यूजिक को ज्यादा पुश कर रहा है। तो जितने एक्टर्स है, एवरीवन, मतलब जो भी मैं वीडियो ट्रेंड देख रही हूँ ना, सब तो म्यूजिक पे ही वीडियो बना रहे हैं। तो फिर मैंने वहां से चेंज किया म्यूजिक पे। फिर धीरे धीरे, मतलब हर तीसरे महीने कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आता है, तो फिर ऐसे मैं अपडेट करती गई। और फिर काफी टाइम लगा ना, 600 के वाज अ स्मूथ राइड फॉर मी, क्योंकि कई रीजन हो सकते हैं। एक तो वही पीरियड था, लोग इतना खाली बैठे थे, वही पीरियड था जब हाईएस्ट नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट पर मंथ ओपन हो रहे थे, या वही पीरियड था जब शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे फाइनेंस का कंटेंट था ही नहीं, है ना। तो 3-4 कई सारे रीजन हो सकते हैं कि मैं बहुत बहुत तेजी से ग्रो करी। एंड उसके बाद जब 600 के पे मैं पता नहीं कितने महीने तक अटकी रही, मतलब बहुत महीने तक अटकी रही मैं, शायद 3 या 4 महीने तक। तो बट हाँ, बट इतना था कि यार, क्योंकि जब आप कहीं फेलियर एक जगह देख लेते हो तो तुम्हें लगता है कि यार यहाँ तो हम सही लेंगे, है ना, जब इतना कुछ देखा है तो। बट आई केप्ट मेकिंग वीडियोस। तो फिर आई थिंक 1 साल बाद मेरे 1 मिलियन हुए थे। मुझे लगा था कि मेरे 9-10 महीने में हो जाएंगे, बट 3-4 महीने एक्स्ट्रा लगे। तो फिर 1 मिलियन हुए तो थोड़ा सुकून सा पड़ा, चलो 1 मिलियन हो गए। अब फिर कुछ और करते हैं। फिर मैंने लॉन्ग वीडियोस पे फोकस करना स्टार्ट किया, लॉन्ग वीडियोस भी सही चलने लग गई मेरी। तो फिर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, आप जो तू करेगी वो कुछ कर ही लेगी तू। तो वो जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था वो वापस आने लगा। और आप कहते हैं ना कि मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट था हमेशा से, तो अगर उसमें मैंने कुछ अचीव किया है तो मुझे अब बाकी चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में अगर कुछ गलत हो रहा होता है ना, तो मुझे इतना, मैं उसको सीरियसली नहीं लेती या उतना दिल से नहीं लगाती, मेरा कोई बात नहीं। सो इतने फॉलोअर्स होते हैं, लाइक कोई भी आज किसी को कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करनी हो एंड दे आर गेटिंग फॉलोअर्स, तो व्हाट आर द रेवेन्यू स्ट्रीम्स नाउ दैट पीपल कैन लुक एट आफ्टर आपके पास इतने सारे फॉलोअर्स हो गए, नॉट 1 मिलियन बट से स्टार्टिंग में मेरे 100 के हुए या 50 के हुए, तो हाउ डू आई मोनेटाइज इट नाउ? यार जैसे सबसे बड़ा सोर्स मुझे लगता है वो होता है ब्रांड का, स्पेशली अगर आप फाइनेंस में हो। तो फाइनेंस कैटेगरी ऐसा है जो
शायद हाईएस्ट पेइंग है ब्रांड्स के मामले में, ओके ठीक है। अब पहला होता है ब्रांड्स कि आप किसी और के ब्रांड को प्रमोट करो, जैसे हमारे स्टॉक ब्रोकर है ज़ीरोधा, कोटक या ग्रो है, थ्रेड है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म को आप प्रमोट कर सकते हो वीडियोस बना के, है ना। फिर दूसरा है कि आपके पास खुद की कोई ब्रांड हो, आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो, आपके पास कोई मर्चेंडाइज की कंपनी है, उसको प्रमोट कर लो अपनी वीडियोस के थ्रू। फिर तीसरा है कि आपके पास कोई कोर्स हो, आप कुछ भी, आपको कुछ आता है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट आप आती है आपको, या फिर आप स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे इन्वेस्ट करें, वो सिखा सकते हो, उसका कोर्स बना दिया। फोर्थ, आपने उसकी बुक लॉन्च कर दी, वहां से आप रेवेन्यू कमा सकते हो। आपकी खुद की कंपनी नहीं है, लेकिन आपने किसी और कंपनी का मर्चेंडाइज टाई अप किया और अपने नाम से बेचना स्टार्ट कर दिया, जैसे व्हाइट लेबलिंग कहते हैं, राइट। एंड उसके बाद फिर हमारे पास, जैसे अब इंस्टाग्राम भी हमें रील पर व्यू कुछ पेमेंट करने लग गया, जैसे Right. पहले यूट्यूब ही करता था, तो यूट्यूब पे भी आपको पर व्यू पेमेंट मिलता है, एड रेवेन्यू। फिर तीसरा, जो प्रीमियम मेंबरशिप्स होती है, ट्विटर की हो, यूट्यूब की हो, इंस्टाग्राम में तो है नहीं अभी, उससे आप पेमेंट अर्न कर सकते हो। फिर उसके बाद होता है एफिलिएट मार्केटिंग। आपने ज्यादा कुछ नहीं किया, मेहनत नहीं करी, बस अपने यूट्यूब में लिंक लगा दिए कैप्शंस में कि यहाँ से आप ये चीजें खरीद सकते हो या ये ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, तो पर डाउनलोड आपको कुछ अमाउंट मिलेगा, Right. राइट। ये ब्रांड से डिफरेंट ऐसे है कि ब्रांड की तो आप तारीफ कर रहे हो, इसलिए वो पे कर रही है ना। बट एफिलिएट मार्केटिंग में क्या, आप तारीफ भी नहीं करो, आपने सिर्फ लिंक लगा दिया और आपको पर डाउनलोड पेमेंट मिल रहा है, ना कि तारीफ करने का, है ना। तो यहाँ Correct. पर तो ये 6-7 मैंने तो ब्रॉडली बता दिए। उसके बाद आप कुछ भी, क्योंकि वंस यू बिकम अ ब्रांड, आप कुछ भी बेच सकते हो। Right. तो अभी आई थिंक मैं किसी का पॉडकास्ट ही देख रही थी, नील पटेल, हाँ नील पटेल का पॉडकास्ट देख रही थी मैं, तो उन्होंने कहा था कि आज के टाइम पर हर एक कंपनी को जरूरत है कि वो कंटेंट मार्केटिंग करे खुद। जैसे अगर फाउंडर खुद अपना फेस लेकर नहीं आ सकते, वीडियोस नहीं बना सकते, अपने एम्प्लॉयज को बोलो, तो आज के टाइम पर हर एक कंपनी को जरूरत है कि वो अपने एम्प्लॉयज से वीडियोस बनाए, कंटेंट प्रोड्यूस कराए, क्योंकि वंस यू बिकम अ ब्रांड, यू कैन सेल एनीथिंग। ये मतलब मेरे Understood. माइंड में हमेशा से है, था, स्टार्टिंग से ही था, जब से मैंने स्टार्ट किया। और मतलब अभी मैं इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती हूँ कि मेरी ब्रांड वैल्यू अच्छी बने, व्यूज या फॉलोअर्स चाहे हो ना हो। तो ये Understood. तो 7 मैंने ब्रॉडली बताया, इसके 7 मतलब आप और भी ऐड कर सकते हो, इसमें इतने रेवेन्यू सोर्सेस हो सकते हैं। Correct. आपके पास एक कम्युनिटी हो गई तो आप कुछ भी बेच सकते हो बेसिकली। देन आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टेक बर्नर। आई डोंट नो इफ यू, आई थिंक आपने ही ये एग्जांपल उधर दिया था जोधपुर में, जो भी मुझे क्लिक हो रहा है। मैंने सेशन में, क्योंकि हाँ वो बंदा, लाइक आई एम वेरी वेरी बिग फैन ऑफ हिम, नॉट कंटेंट वाइज, ऑब्वियसली उनका कंटेंट अच्छा है, बट वो इतना मतलब यूज करते हैं ना कम्युनिटी का, जो उनके पास पावर है, ब्रांड वैल्यू है उसका, कि वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। हम तो सोचते रह जाते हैं कि यार कोर्स लेके आना है, पर तब तक वो कोर्स लाके लॉन्च करके बेचकर और सोल्ड भी हो जाते हैं पूरा। यस तो यस यस। ही इज वेरी गुड इन इम्प्लीमेंटिंग। तो वो एग्जांपल है वो, अगर कोई भी बडिंग क्रिएटर है, आई थिंक हमें सीखना चाहिए टेक बर्नर से ये, कि कैसे यूज करना कम्युनिटी का। करेक्ट करेक्ट, मेक सेंस। So Neha, another follow-up question on just the content part, right? According to you, आपको क्या लगता है, like how will this entire ecosystem move forward, right? Because अभी बहुत सारे creators है who have started their own merchandising range as well. A lot of creators have now become angel investors, or they have started their own startup, like a Raj Shamani who started out on his own, right? So how do you think the entire content ecosystem, would be moving forward? Like if you had to take an assumption, या अगर आपको कुछ predict करना होता। यार प्रिडिक्ट नहीं, मैं नंबर्स की बात करूंगी। ये इंडस्ट्री हर साल 25% के रेट से ग्रोथ कर रही है, 25% CAGR हर साल का रिटर्न आपको मिल रहा है अगर आप इस इंडस्ट्री में पैसा लगाते हो तो। इट्स अ वेरी वेरी बिग डील, 25% का रिटर्न। अब ये जो चेंज हुआ है ना, आई वुड लाइक टू मेंशन इट कि 2019 तक इतना बड़ा ये इंडस्ट्री नहीं था। 2019 तक आई थिंक इसकी वैल्यू 6 बिलियन, मैं एकदम करेक्ट नहीं हूँ, बट इसके आसपास थी, $6 बिलियन के आसपास। और अब इसकी वैल्यूएशन 13 या 14, मतलब 2 साल में इतना ज्यादा बढ़ गया है। एंड इसका पहला रीजन तो हो सकता है कि हमारे पास पहले इंटरनेट नहीं था सस्ता, 2016 में आया, तो तब तक सबके हाथ में आया 2019 तक,
तो फिर ये ग्रोथ करने लग गया। दूसरा रीजन हो सकता है कि अब हर चीज इजीली एक्सेसिबल है, फोन भी है, इंटरनेट भी है हमारे पास, और हमें कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए तो हम सोशल मीडिया पे ही आ जाते हैं, है ना। राइट। अब ये 25% का जो ग्रोथ हो रहा है, ये 2 साल में जो डबल हो गई है इंडस्ट्री, अब इस ग्रोथ से लेके तो अब ज्यादा दूर नहीं है कि हम उतना ही बड़ा बन जाए जितना टीवी इंडस्ट्री है करेक्ट। ना, राइट। और आप देख चुके हैं फिजिक्स वाला ऑलरेडी इतने बड़े एग्जाम्पल है हमारे लिए। एक जैसे फिजिक्स वाला से पहले करेक्ट। किसी का मैंने किसी से हम लोग बात कर रहे थे कि पहला क्रिएटर ना यूनिकॉर्न, पहला यूनिकॉर्न क्रिएटर इंडिया से ही बनेगा, देन फिजिक्स वाला की न्यूज आती है। तो अगर अभी भी इसके नेक्स्ट में भी बहुत सारे क्रिएटर्स है जो खुद से स्टार्टअप खरीद मतलब खड़ा करके अपने सिर्फ नाम की वजह से बिलियन डॉलर या मिलियन डॉलर कंपनी बनाने वाले हैं। और आप अंकुर वारी को एग्जाम्पल ले लो, स्टार्टअप छोड़ के उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो यहाँ राइट। पोटेंशियल, बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। 25% की ग्रोथ कोई भी इंडस्ट्री रेगुलरली दे रही है कंसिस्टेंटली, वो भी CAGR, इट्स अ बिग बिग डील। और आई एम हैप्पी कि हम इस स्पेस में है। ऑलमोस्ट 3 साल में ऐसे 3 साल में डबल हो रहा है इंडस्ट्री ऐसे देखे तो। राइट। करेक्ट करेक्ट। Makes sense. Makes sense. All right. So now switching gears on your personal finance story. So what are some of the personal finance to-dos जो आप no matter what follow करते ही हो every month consistently? यार अभी तो इसका एग्जांपल सिर्फ मुझे SIP याद आ रहा है। Okay. तो SIP तो पहली चीज है, मुझे लगता है कि वो मेरी मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। Understood. दूसरा है रिव्यू करना इम्पोर्टेंट है कि आपने कितना खर्च कर दिया इस महीने, जो बजट आपने बनाया था उसके अकॉर्डिंग आप चले भी हो कि नहीं। क्योंकि 20 to 30 ये एक ऐसी एज है कि यहाँ पर हमें बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेने हैं, मनी रिलेटेड सारे। और एक हैबिट बनानी है अपनी कि हम जितने भी ये फाइनेंशियल लेसन हम दुनिया को दे रहे हैं, ये खुद भी हम फॉलो करें। जैसे कि बजटिंग हो गया, तो बजटिंग पे हम स्टिक रहे कि हम अगर हमने अपना बजट एलोकेट किया कि हम 10% ही एलोकेट करेंगे बॉन्ड्स को लेकर, जो ज्यादा जरूरी चीजें नहीं हो, तो उस 10% के अंडर ही रहना चाहिए हमेशा, वो ज्यादा एक्सीड नहीं करना। तो ये जो हैबिट्स होती है ना कि अच्छी हैबिट पैसे को मैनेज करने की, ये टाइम हो, क्योंकि मैं भी 20s में ही हूँ अपने, तो ये टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक अच्छी हैबिट बना पाऊँ। SIP अगर मेरी चालू है तो वो हमेशा चालू ही रहे, कभी ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा कहीं खर्च कर दूं और मेरी SIP मिस हो जाए। और दूसरा बजट, पहला हमारी मेरी इन्वेस्टमेंट, मैं पहले उस पे ध्यान देती हूँ, फिर अपनी बजटिंग पे ध्यान देती हूँ, फिर रिव्यू जरूर करती हूँ अपने फाइनेंसेस को कि क्या कहाँ इस महीने गलत रहा। एंड फिर फोर्थ, अपना जो भी मेरे लॉन्ग टर्म के गोल्स है ना, उनको भी चेक करती रहती हूँ। वो मोटिवेशन देते हैं मुझे कि यार मुझे ना ये करना है, कि मेरे को ना ये करना था यार 2023 में, लेकिन 23 आ गई है, तो अब मैं कहाँ पर हूँ, अब मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, क्या मुझे कुछ और करने की जरूरत है ताकि मैं वो अचीव कर सकूँ उस टाइम में। तो वो रिव्यू करना भी जरूरी है। Right. Right. What is the one piece of advice you'll give to someone who's in their 20s, then 30s, and then 40s? 20s में तो आई वुड से कि रिस्क जरूर लेना चाहिए आप, क्योंकि बहुत यंग हो। पहला तो रिस्क लेने से डरो मत। जैसे हमारी पुरानी जनरेशन हमें बोलती है कि ये नहीं ये करो, तो आई वुडंट से कि फैमिली की मत सुनो, बट ज्यादा मत सुनो, अपना रिस्क लो। दूसरा, अपने आप पर इन्वेस्ट करो जितना हो सके, जैसे बुक्स है, कोर्सेज है। हम नेटफ्लिक्स का प्रीमियम लेने से पहले सोचते नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोर्स खरीदना होगा तो वो सोचेंगे, या बुक Correct. खरीदनी होगी सोचेंगे। तो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो कि कौन सा आपके लिए एक्चुअली बेटर है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल एज है। मैं फिर से बोल रही हूँ, फाइनेंशियली भी और आपकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, हर चीज के लिए क्रूशियल है 20 to 30। क्योंकि अगर यहाँ आपने हैबिट्स अच्छी बना ली, यहाँ आपने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग चलते गए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो जाएगा। जैसे अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको 3 साल बाद MBA करना है या फिर फॉरेन एजुकेशन पे जाना है, और आप एक्चुअली में पूरा अच्छे से प्लान करके वहां चले गए, वो जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपका जिंदगी भर आपके साथ रहेगा कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं आगे की 10 चीज और कर सकता हूँ। All right. तो ये जो एज होती है ना 20 to 30, यहाँ हम हैबिट्स को बिल्ड करते हैं, अपनी अच्छी हैबिट्स। वो कैसे करेंगे? पहले एजुकेट करना है खुद को, पहले अपने अंदर अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, और जानना है कि क्या सही हैबिट है और क्या गलत है, जिसे हम लोगों को फॉलो करके हम लोग बताते रहते हैं। फिर पहला तो हैबिट बिल्ड करो 20s की एज में हो तो, फिर अपना प्लान बनाओ। प्लान होना जरूरी है, प्लान होगा तो आप क्लियर हो जाओगे लाइफ में कि आप यहाँ पर हो, आपको यहाँ जाना है, और आपको यहाँ जाने के लिए ये चीजें तो करनी है। तो प्लान होगा तो क्लैरिटी होगी।
तीसरा बजट बनाओ यार। आप अगर पॉकेट मनी ले रहे हो, ऑब्वियसली आज के टाइम में 20 में कोई पॉकेट मनी तो नहीं लेता होगा, बट आप अर्न कर रहे हो तो आप अपना बजट बनाओ और उसको स्टिक करना चालू करो। बजट उतना ही बनाओ जितना रियलिस्टिक हो, जितना आप फॉलो कर सको, क्योंकि Right. अगर आप एकदम वो 50-30-20 खुद फॉलो करने लग जाओगे और आपसे नहीं हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे आएगा और आप कभी फिर बाद में बजट बनाओगे नहीं। तो अपना खुद का बजट बनाओ कि मैं इतना ही सेव कर सकता हूँ, मैं इतना ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अपने जैसे कहते हैं ना, पर्सनल फाइनेंस ना बहुत पर्सनल है, तो जितने भी रूल्स अगर मैं अपनी रील्स में या बाकी मेरे साथी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं ना, तो वो सब पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो जनरल रूल्स होते हैं। हो सकता है 50-30-20 मुझे सूट कर रहा है लेकिन आपको सूट ना करे, है Right. ना। आपका रेशो हो 80-20 का ही, कि आप 80% खर्च कर रहे हो और 20% ही बचा पा रहे हो, बट दैट्स ओके। आप प्रेशर मत लो, और बट आप उस पर स्टिक करना चालू करो, फिर धीरे धीरे वो 80 का 70 भी होगा, 60 भी होगा, बट आप फिर खुश रहेंगे और अच्छे से आप फॉलो करोगे और वो हैबिट बिल्ड हो जाएगी। बट अगर आप अभी 50 नहीं बचा पा रहे हो, आप 20% ही बचा पा रहे हो अपनी सैलरी का, और आप बजट बना रहे हो कि आप बचाएंगे बहुत ज्यादा, 50% बचाएंगे, तो आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप कभी बजट पे काम ही नहीं करोगे। तो Right. इसलिए जरूरी होता है कि इस वक्त आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बनाओ, अपना बजट बनाओ और उनको फॉलो करो। 20s में ये इंपॉर्टेंट है, 30s में इंपॉर्टेंट है कि अब तक आपकी जो हैबिट्स है, अब तक की आपकी जो लाइफ है और आगे जो आपको जाना है, तो उसके लिए प्लान करना है। तो अपने जितने भी आपके फाइनेंशियल प्लान आपने 20s में बनाए उसको रिव्यू करना, उन तक स्टिक करना। एंड 30s में इंश्योरेंस बहुत जरूरी हो जाता है। हो सकता है 30s तक आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया हो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग 30s में स्टार्ट हो जानी चाहिए, ऑल्दो बहुत जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं की तो आप 30s में जरूर प्लान स्टार्ट कर दो। अब Right. यहाँ पर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। आपने 20s में अपने आप को एजुकेट कर लिया, अब यहाँ पर आप काफी ज्यादा स्टेबल वाला जो जोन होता है ना लाइफ में, कि यू नो एवरीथिंग अबाउट लाइफ, और अब आपको पता है कि एक फिक्स पाथ हो जाता है। 20 to 30 हम बहुत चेंज कर रहे होते हैं, जैसे कभी जॉब कर रहे हैं, कभी बिजनेस कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, है ना। 30s में आप एकदम, अब आपको पता लग गया कि आपकी लाइफ ना इजी वे में जाने वाली है, आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, है ना। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि आपने जितने रिस्क लेने थे ले लिए। अब यहाँ ज़रूरी है कि अब आपके पास स्टेबल इनकम हो और उसके साथ-साथ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी भी ज़रूरी है। तो Right. यहाँ इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लान आपने रिव्यू कर लिए, आपने रिटायरमेंट प्लान चालू कर दिया, आपने इंश्योरेंस ले लिए। हेल्थ इंश्योरेंस 20s में लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस 20s तक नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन 30s में लाइफ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है आपको। एंड देन फिर 40s में जो मेन का, क्योंकि आपने रिटायरमेंट पहले स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज नहीं किया, तो मेन है कि 40s में आप रिटायरमेंट स्टार्ट कर दो। दिस इज वेरी 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 क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने प्लान को पूरा रिव्यू करो कि अभी तक लाइफ कितनी है। अगेन सेम स्टेप जो थर्ड में किया आपने फर्स्ट में किया, कि रिव्यू प्लान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Understood. So Neha, like, just to move towards the concluding end of the conversation, right? आपके लिए और 2 से 3 क्वेश्चन थे। पहला तो जो सम्यक ने पूछा था 20, 30, 40 वाला, उसके रिलेटेड ही है कि अगर किसी के पास 50,000, 5 लाख और 50 लाख है, तो उनको कैसे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था कि जो बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जॉनरा, मतलब फाइनेंस के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, 1-2 pieces of motivation advice for them. एंड लास्टली, आपने इतना बड़ा कम्युनिटी बनाया है अराउंड योर कंटेंट, राइट? सो ऑब्वियसली आप मल्टीपल सोर्सेज खुद यूज करते होंगे टू keep yourself updated, or to educate yourself in terms of books या blogs हो गए, या even podcasts, or following other national or international creators, right? So in terms of suggestion कि अगर लोगों को इनके बारे में सीखना हो, ये चीजों के बारे में, so how can they learn, from these books or blogs or newsletters or whatever, like what you might find right? ओके, लास्ट क्वेश्चन का पहले आंसर कर देती हूँ। मैं ना मुझे ऐसा लगता है कि पॉडकास्ट, जैसे आपने एक बुक पढ़ी या आपने एक नॉर्मल वीडियो देखी, वो आपके माइंड में शायद इतना डीपली नहीं जाएगा। जब आप किसी का पॉडकास्ट सुनते हो, वो जाता है, क्योंकि दो लोगों की बातें सुन रहे हो आप,
वो ज्यादा आपको इफेक्टिवली आप यूज कर पाओगे बाद में। तो मुझे भी लगता है कि मैं जितना अपने आप को अपडेट कर पाती हूँ पॉडकास्ट के थ्रू ज्यादा कर पाती हूँ। तो सेकंड फिर बुक्स होती है, थर्ड फिर कहीं वीडियोस आती है। बुक्स भी हमारे, क्योंकि बुक्स अगर आप एक रीड कर रहे हो 4 दिन तक एक बुक में, आप डेली उसको कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड, मेरे माइंड में तो महीनों तक रहती है कि मैंने ये बुक पढ़ी थी, अब मैं ये चीजें इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो काफी मोटिवेशन मिल जाता है। अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, फाइनेंस की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, तो रिच डैड पुअर डैड बहुत फेमस है, कहेंगे कि मतलब बाइबल एंड फाइनेंस के लिए, तो है ना, Correct. ऐसी साइकोलॉजी ऑफ मनी है सेम, वो भी इतनी ही पॉपुलर है और इतनी ही जरूरी है अगर आप फाइनेंस में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। एंड देन अगर मोटिवेशन या फिर जैसे फाइनेंस में क्या होता है कि हम कुछ टाइम फॉलो करते हैं बजट को, फिर छोड़ देते हैं, तो काइंड ऑफ हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, या फिर मैंने इन्वेस्ट किया और उसी महीने मार्केट डाउन चली गई। तो इसके लिए जरूरी है थोड़ी, मतलब आपके अंदर ना वो मोटिवेशन वाली चीज हो, तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आप पढ़ सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो बुक। और कुछ बुक्स ऐसी है जो मैं बार बार पढ़ती हूँ, जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो जैसे शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात, तो मुझे लगता है वो एक्चुअली में बहुत सच है। ऐसी एक और बुक है द सीक्रेट, ये Yeah. बहुत बेसिक, मतलब स्टार्टिंग लेवल वाली बुक्स बता रही हूँ, और मुझे लगता है कि ज्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है अगर आप इन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट कर लो। तो मैंने ये बुक्स स्टार्टिंग में जब अपने करियर में तब पढ़ी थी, और मुझे अभी भी ये बहुत रिलेवेंट लगती है। अभी भी मुझे लगता है कि ये बुक्स अगर कोई पढ़ता है तो उसको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी लाइफ में। जैसे Correct. द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड है, तो और ऐसी काफी सारी 5 AM क्लब है, जो मुझे एक्चुअली में पढ़ के लगा कि लाइफ में कुछ चेंज लेके आना है। तो 2-3 मैंने फाइनेंस की बोल दी, बाकी अपनी जो प्रोडक्टिविटी रिलेटेड है और मोटिवेशन है। एंड देन पॉडकास्ट मैं कहूंगी ज्यादा, मतलब आप जिस लैंग्वेज में हो या आप जिस कंट्री में हो वहां से स्टार्ट करो, देन धीरे धीरे इंटरनेशनल और अपग्रेडेड वर्जन में जाओ। जैसे स्टार्ट करने के लिए राज शमानी, बियर बाइसर की पॉडकास्ट मुझे आजकल मैं सुन रही हूँ, हिस्ट्री वाले इंडियन हिस्ट्री, तो काफी, मतलब वो सीरीज बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो उससे क्या होगा ना कि अगर आप ऐसे स्टार्ट कर रहे हो जिसमें हमारा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, फिर धीरे धीरे आप उन चीजों में भी जा सकते हो कि जहाँ आपको एक्चुअली जाना है। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री से, फिर रामायण महाभारत, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, सिर्फ रणवीर के नहीं, काफी सारे और चैनल्स पर भी। एंड देन फिर एक टाइम था क्रिएटर रिलेटेड, मैंने काफी सारे सुने। तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट काफी इजी टू स्टार्ट है, अगर कोई बुक भी नहीं पढ़ना चाह रहा है और ज्यादा डिफिकल्ट चीजों में नहीं घुसना चाह रहा है, बस उसको एक हैबिट बनानी है, तो उसके लिए पॉडकास्ट काफी अच्छी चीज है। जैसे बॉलीवुड एक्टर्स आते हैं पॉडकास्ट पे, वहां से तो कोई भी स्टार्ट कर देगा, हर किसी का इंटरेस्ट होता है बॉलीवुड में, इंडिया में बॉलीवुड और क्रिकेट तो वहां से स्टार्ट किया, फिर हिस्ट्री पे जा सकते हैं, रामायण महाभारत अगर इंटरेस्ट है तो, फिर फाइनेंस पे आ सकते हैं, स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप एकदम स्टार्ट करोगे तो शायद फिर वो आप कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। धीरे धीरे ऐसे अपने माइंड को इस तरीके से आप इंस्ट्रक्ट करोगे या हैबिट में डालोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एंड देन आपने शायद बडिंग क्रिएटर के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा था, कैन यू प्लीज रिपीट? So basically, if someone is wanting to have the new year resolution that from 1st Jan onwards मैं content create करूंगा या करूंगी on platform, any platform agnostic, तो आप like 2 to 3 tips, like just plain bullet pointers के ये 2-3 चीज अगर आप consistently कर लेते हो तो you will for sure get growth or whatever, मतलब that could be आपका advice के ऊपर dependent. अगर आपके पास माइंड में ये सवाल आ रहे हैं ना, कंपटीशन बहुत है या फिर हर टाइप का कंटेंट तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त फाइनेंस का नहीं था शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे, तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी। बट मुझे लगता है कि बाद में मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि इट्स नॉट अबाउट कंटेंट बट योर पर्सनालिटी। आप कंटेंट कैसा भी दे रहे हो, लेकिन आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी उसमें झलकती है। तो लोग आपके कंटेंट से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी को देखना पसंद करते हैं अगर आप ब्रांड बनना चाह रहे हो। तो अगर आप खुद को रोक रहे हो ना कि यार नहीं अभी नहीं बाद में करूंगा, और उसका ये रीजन है कंपटीशन या फिर मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो गई है या कुछ भी आप सोच रहे हो, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको एज सुन एज पॉसिबल वैसे स्टार्ट कर देना चाहिए। तो
मैं जनरली कहीं भी अगर वर्कशॉप या फिर इवेंट्स में जाती हूँ, मैं सबको यही बोलती हूँ जो स्टार्ट करने वाला है कि आप ना 6 महीने का चैलेंज ले लीजिए हम्म। कि आपको ना 6 महीने वीडियो बनानी है। अब अब उन पहले 6 महीने पहला जो प्रण आपको लेना है, बस ये लेना है कि आपको वीडियो बनानी है, आप रुकोगे नहीं 6 महीने तक। अब करेक्ट। हो सकता है आप अभी फाइनेंस में हो, आपने स्टार्ट करी फाइनेंस की वीडियोज़ बनानी, आपको खुद इंटरेस्ट नहीं आया या फिर आपको लग रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप स्विच कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस फ़ील्ड से हो उसी की वीडियो बनाओ। ऑथेंटिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और बाद में वो चीज़ सीख लोगे, उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज कर लोगे, तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जैसे कि जब फाइनेंस का ये बूम आया था 2021 में, 20 21 में, तो काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स थे जो फाइनेंस के थे भी नहीं, बट उन्होंने बस हवा देखी फाइनेंस की तरफ और वो फाइनेंस पे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। सेम विद क्रिप्टो, बहुत सारे एक्टर्स थे, बहुत सारे सिंगर, मतलब जिनका फील्ड कंप्लीटली डिफरेंट है, वो लोग भी अपनी सीरीज़ लेके आए थे क्रिप्टो पर एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि उस वक़्त डिमांड वैसी थी। तो ज़रूरी नहीं है, हम जो ज़्यादातर सोचते हैं कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं ये करूँगा। आप पहले नॉलेज ले लीजिए, खुद प्रिपेयर करिए और फिर इवेंचुअली अगर आपको इंटरेस्ट आ गया, तो आप शायद उनसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं। तो मुझे लगता है ये 2 थॉट होते हैं, जो लोगों को रोक रहे होते हैं। दू फिर जैसे मैंने बताया आपने 6 महीने का चैलेंज लिया है। आपने बस ये सोचना है कि 90 वीडियोज़ मैं बनाऊँगा रेगुलरली। आप रुकोगे नहीं, भले ही आपके पास कमेंट्स आ रहे हैं गंदे-गंदे, आपकी वॉइस को लेकर, फेस को लेकर। हाँ, कंटेंट आपका जेन्युइन होना चाहिए, आपको डबल रिसर्च करनी चाहिए कुछ भी प्रोड्यूस करने से पहले। बट अगर कंटेंट के अलावा आपके पास कुछ और कमेंट आ रहे हैं, तो कंप्लीटली इग्नोर, वो शायद 6 महीने बाद आपको आपको मैटर भी नहीं करेंगे। तो आप जब ये 6 महीने के प्रोसेस में हर रोज़ एक वीडियो बना रहे हो, एक 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 बैकग्राउंड चूज़ कर लो, एक फॉर्मेट चूज़ कर लो और रोज़ बस ये हैबिट सबसे पहले ज़रूरी होती है कि हैबिट बना लो। अगर आपने डेली वीडियो बनाने की हैबिट बना ली, तो आप डेफिनिटली एक सक्सेसफुल क्रिएटर बन जाओगे। सक्सेसफुल से मतलब है कि आपको व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएँगे। फिर धीरे-धीरे जब आप डेली वीडियोज़ की हैबिट बना चुके हो, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका ना इंटरेस्ट किसमें है या आपकी नीश कौन-सी है। जैसे मैंने स्टार्ट किया टेक से, एमएसएमई से, फिर स्टॉक मार्केट, फिर प्रॉपर मैं वेल्थ में ही आ गई, जो मेरी हमेशा से था वेल्थ। ऑल्दो मैंने स्टार्ट किया टैक्सेस से, ऑल्दो ये है तो फाइनेंस की ही अंडर कैटेगरी, बट थोड़ी डिफरेंट कैटेगरीज़ है ना? तो ये ज़रूरी है कि आपने हैबिट बनाई, डेली वीडियो बना रहे हो, आप एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है या फिर नहीं चल रही है, स्विच कर लो, कोई बात नहीं। बस वो कंसिस्टेंसी नहीं छूटनी चाहिए। फिर धीरे-धीरे जब आप ये क्लियर हो जाओ ना कि यार मुझे ना फाइनेंस में वीडियो बनानी है, अब आपको नीश मिल गया है आपका। अब आपको बस ऑडियंस को समझना है। आप वीडियो बनाना फिर भी नहीं छोड़ोगे, बस ऑडियंस के कमेंट्स से समझना है कि वो चाहती क्या है, वो क्या ढूँढ रही है। जैसे मैं कमेंट्स पढ़ के समझती थी कि यार लोगों को ना आईटीआर का मतलब भी नहीं पता है, जीएसटी का मतलब भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कि जीएसटी कब लेनी है, कब नहीं। जबकि हमें लगता है क्योंकि हम उस इंडस्ट्री से हमें लगता है सबको सब कुछ पता होगा, बट ऐसा नहीं है ना? तो अपनी ऑडियंस को जानना भी ज़रूरी है कि मेरी ये ऑडियंस है, उसको क्या चीज़ पता हो सकती है, क्या नहीं। फिर जो भी उनकी क्वेरीज़ है या जो आपको लग रहा है कि ये उनके इंटरेस्ट का हो गया, वैसा कंटेंट आप चेंज करते रहो। और इसके बाद होता है कंसिस्टेंसी, क्योंकि सबसे पहले अगर आपने कंसिस्टेंसी सीख ली, फिर आप कुछ भी सीख लोगे, ठीक है? करेक्ट। उसके बाद आप एंगेज करो अपनी ऑडियंस से, कम्युनिटी बिल्ड करो। आपने पहले मेहनत करी व्यूज़ लाने के लिए, अब मेहनत करो कि आप कम्युनिटी बिल्ड कर सको। वो कैसे बिल्ड करोगे? जितना आप अपने आप को बाहर लेके आओगे वीडियोज़ में, अपनी पर्सनैलिटी को, जो आप रियल हो, तो ज़्यादा आपसे ऑडियंस कनेक्ट होगी। जैसे कि मैं वीडियोज़ पहले भी बना रही थी, 600 के हो गए थे, लेकिन जब वो एंट क्योंकि मैंने देखा जितनी भी ट्रेंडिंग वीडियोज़ सारी म्यूज़िक पे जा रही है या सारी एंटरटेनमेंट वाली है, हम फाइनेंस वालों को व्यूज़ नहीं मिल रहे, तो थोड़ा बहुत मिक्स करना स्टार्ट किया। इंडिया में 2 ही चीज़ चलती है, क्रिकेट या फिर बॉलीवुड। तो मैंने सोचा यार बॉलीवुड का ही सहारा लेते हैं, तो बॉलीवुड कैरेक्टर्स को यूज़ करके वो फाइनेंस की टर्म समझानी स्टार्ट की। ऐसे ही अगर आपने वो हैबिट बना रखी है कंटेंट प्रोड्यूस करने की हर हर दिन एक, तो आप खुद ही मतलब खुद ही चीज़ें होती जाएँगी और खुद को ही आपको आइडियाज़ आने स्टार्ट हो जाएँगे। और कम्युनिटी बनाओ यार, एंगेज करो अपनी ऑडियंस से, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप जब वीडियो पोस्ट कर रहे हो ना, तो उसके 1 घंटे में सारे कमेंट्स आपको खुद पढ़ने चाहिए और खुद रिप्लाई करने चाहिए। तो उसको ऑडियंस को लगता है कि यार इसको कदर है हमारी, तो बहुत खुश हो जाती है। मैं तो हमेशा से ये करती हूँ कि फर्स्ट आवर में कमेंट ज़रूर पढ़ो और ज़रूर रिप्लाई करो।
एंड देन कभी भी संडे हो, किसी भी दिन आप फ्री हो तो डीएम चेक करने लग जाओ। वॉइस मैं ज्यादातर इंटरेक्ट करती हूँ वॉइस मैसेज के थ्रू अपने ऑडियंस से, तो उनको और ज्यादा कनेक्टेड फील होता है। तो जितना आप कम्युनिटी बिल्ड करोगे उतनी आपकी ब्रांड वैल्यू हाई होती चली जाएगी। एंड देन एक्सपेरिमेंट आपको करते रहना है। जैसे मैंने बोला कि जब मैंने स्टार्ट किया फाइनेंस क्रिएटर्स थे ही नहीं, फिर धीरे धीरे आने लगे जो स्टार्टअप के बारे में नॉलेज दे रहे थे, या जो सिर्फ बिजनेस के बारे में वीडियोस बना रहे थे, वो सब फिर फाइनेंस में ही आ गए, है ना? तो अब उनसे भी सीखना है, जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं उनसे भी सीखना है कि वो क्या नया ला रहे हैं, उनका क्या चीज़ पसंद आ रही है। तो मतलब इंस्पिरेशन सबसे लेनी है, लेकिन अपनी कुछ एलिमेंट, अपना कुछ पर्सनैलिटी ऐड करके कंटेंट क्रिएट करना है। तो 6 महीने में डैम श्योर आपको अच्छे व्यूज़ आएँगे, क्योंकि जितना प्रॉब्लम मैंने देखा है, लाइक बहुत आए, 2021 में इतने फाइनेंस क्रिएटर्स आए, लेकिन व्यूज़ उनको स्टार्टिंग में मिले, फिर ड्रॉप हो गए, फिर उन्होंने बीच में छोड़ ही दिया। या तो वो कुछ और करने लग गए, या फिर वीडियोस बनाना बहुत ही कम कर दिया। लेकिन अगर आप क्वांटिटी कम नहीं करोगे, वही अपनी कंसिस्टेंसी रहोगे, तो डेफिनिटली आपको धीरे-धीरे सब कुछ आ जाएगा। आप वीडियो क्वालिटी भी बढ़ा लोगे, क्वांटिटी क्वालिटी भी बढ़ा लोगे, आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना लोगे, ब्रांड वैल्यू बन जाएगी, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक हैबिट तो बनानी है कि डेली जिस दिन वीडियो ना आ जाए ना, उस दिन ना बेचैनी होनी चाहिए अंदर से कि यार आज ना कुछ रह गया, नींद नहीं आनी चाहिए। पहले वीडियो बनाऊँगा, फिर सोऊँगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिएटर बनने के लिए आपके अंदर अलग से कुछ टैलेंट होना चाहिए। मुझे लगता है हर किसी को एक बार तो क्रिएटर बनना ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जैसे कि 2020 में 6,000 करोड़ 6 लाख 6,000 लाख कुछ, मेरे को एग्ज़ैक्ट नंबर्स याद नहीं आ रहा है, कि यूट्यूब कम्युनिटी ने, यूट्यूबर्स ने कंट्रीब्यूट किया था इंडिया की जीडीपी में। अब वो 10,000 हो गया है, 6,000 से 10,000 हो गया है। वो लाख था या करोड़, लाख था आई थिंक, हाँ, 10,000 लाख कंट्रीब्यूट किया इंडिया की जीडीपी में। तो अब गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को ऑब्जर्व कर रही है और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स कर रही है हमारे थ्रू भी। जैसे एक इवेंट हुआ था कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, उसमें भी सारे राइट, क्रिएटर्स ही बुलाए थे गवर्नमेंट ने, राइट, जिसमें से एक मैं भी थी। तो हाँ, गवर्नमेंट भी हमें रिकॉग्नाइज कर रही है, ब्रांड्स भी हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और कंपनीज अपना 60% बजट अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए रख रहे हैं। तो राइट। फ्यूचर हमारा ब्राइट है, पैसे आपके पास आने हैं, फेम आपके पास आना है, गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन भी आपके पास आनी है, बट वो सब तभी होगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। Understood. Last question before we end. What's your definition of financial freedom? आई थिंक टाइम, क्योंकि टाइम को खरीदना मतलब पॉसिबल नहीं है। और जैसे फ्रीडम स्टार्टिंग से मेरे लिए यही था, मतलब पैसा मेरे लिए स्टार्टिंग से यही था कि ये फ्रीडम लेके आए। तो अगर पैसा मेरे लिए टाइम लेके आ रहा है, फ्रीडम लेके आ रहा है कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है। Understood. Understood. Awesome. I think, एक I mean, you हाँ, have explained everything in a very detailed manner. I think हमारी audience को बहुत पसंद आएगा ये show. So thanks, Neha, for taking the time out today. I know we overshot it, but it was totally worth talking to you. And thank you so much for taking time out and speaking to us. We really appreciate it. बहुत मजा थैंक यू आया. सम्यक, थैंक यू समर्थ, मुझे भी बहुत मजा आया।